युद्ध के 17 दिन हो चुके हैं। सोचिए, आज 17 दिन की समाप्ति है और 17 दिनों में ही अमेरिका ने अपनी हार मान ली है। हार इस कदर मान ली है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अमेरिका इस तरह से हताश है कि वो दुनिया के तमाम देशों को धमकी दे रहा है कि या तो हमारी मदद करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे दिन साबित हो जाएंगे। सचमुच डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अमेरिका ने अपनी बादशाहत गंवा दी है। अमेरिका का विश्वसनीयता खत्म हो चुका है, उसके हथियारों की ताकत लगभग खत्म हो चुकी है और शायद ही दुनिया का कोई देश हो जो अब हथियार अमेरिका से खरीदना चाहेगा। भारत के लिहाज से बात करें तो ईरान ने फिर से दिखाया है कि वो भारत का सबसे शानदार दोस्त है और अब भारत में जो गैस और तेल की किल्लत है वो कम हो सकती है, क्योंकि 2 जहाज आ गए हैं और बाकी जहाज जो है वो पाइपलाइन में, लगभग 22 जहाज हैं जो पाइपलाइन में है। तो ईरान से देर सवेर ही हमारे संबंध ठीक होने लगे हैं। सोचिए, 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल हमला करता है, उससे पहले जानबूझकर भारतीय प्रधानमंत्री को वहां बुलाया गया था। मैसेज बहुत खराब गया, लेकिन ईरान ने जो कहा है भारत के बारे में वो आपको जरूर सुनना चाहिए। ईरान ने कहा है कि भारत की जनता, भारत के लोग इस युद्ध में ईरान के साथ हैं। वो इजराइल और अमेरिका की भर्त्सना कर रहे हैं, इसलिए हम भारत के लोगों की तकलीफ नहीं बढ़ा सकते। हम उन्हें गैस और तेल की किल्लत नहीं होने देंगे। ये खबर है, इसके कई सारे मायने हैं, आप समझिए। सोचिए किस तरह से पूरी दुनिया अब धीरे धीरे अमेरिका के खिलाफ हो गई है। अब अमेरिका के हथियार जो है वो बर्डन हो गए हैं लोगों पर। अमेरिका के हथियार की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। अगर 17वें दिन की बात करें तो ईरान ने प्रॉमिस ट्रू, उसने जो अपने ऑपरेशन का नाम दिया है वो प्रॉमिस्ड ट्रू, मतलब सच्चा वादा का 6ठा अभियान शुरू किया है। अब जो वो मिसाइल के इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्षमता 3000 किलोमीटर तक है। उसमें कम से कम 3500 किलो विस्फोटक है। उनके सस्ते ड्रोन्स है, सस्ते मिसाइल्स, बड़े मारक क्षमता हासिल हो रहे हैं। और अमेरिका दुनिया भर के देशों को कह रहा है कि आप हमारे साथ लड़िए और चलिए होर्मुज स्ट्रीट में। इंग्लैंड ने मना कर दिया है कि हम नहीं लड़ने जाएंगे। फ्रांस ने मना कर दिया है। उसके बाद जर्मनी पहले ही मना कर चुका है। स्विट्जरलैंड ने कहा हमारा एयर स्पेस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो चाइना और रसिया को भी कह रहा था कि हमारे लिए लड़िए। सोचिए, अमेरिका के एक जो सांसद है, सीनेटर जिसको बोलते हैं, उसने कहा है कि इजराइल को एक बेवकूफ अमेरिकी राष्ट्रपति का इंतजार था। सुनिएगा गौर से, इजराइल को एक बेवकूफ अमेरिकी राष्ट्रपति का इंतजार था और उसके कंधे पर रखकर उसने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान की बादशाहत पूरे एशिया में अब उसकी बादशाहत बढ़ेगी। खासकर खाड़ी देशों की बात करें तो अमेरिका का तेल पर से दबदबा खत्म हो गया है। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात पर फिर से अमेरिका ने हमला किया है, लेकिन यह हमला संयुक्त अरब अमीरात पर नहीं है। ईरान हर हमले के बाद वहां के नागरिकों को सचेत करता है। यह हमला उन ठिकानों पर किया जाता है जहां अमेरिकी सैनिक छिपे हुए हैं या फिर अमेरिकी जहाज जो है उनको रखा गया है या वहां से वो उड़ान भरता है। खाड़ी देशों ने शुरुआत में कहा था कि हम ईरान पर हमला करेंगे, खासकर दुबई ने, लेकिन ये बात भी अब झूठ साबित हो रहा है, क्योंकि खाड़ी देशों को भी अब लगता है कि हमें वक्त आ गया है कि अमेरिका से निजात पा लें और वो खुद अब अमेरिका के पक्षधर नहीं है और वो चाहते हैं कि अमेरिका का बुरिया बिस्तर खाड़ी देशों से बंध जाए। अगर आप नुकसान की बात करेंगे तो यह सच है कि ईरान की कैजुअलिटी ज्यादा है, लेकिन उनके निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप सामरिक दृष्टि से देखेंगे, सेना के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो इतना ज्यादा फाइटर प्लेन अमेरिका के कभी ध्वस्त नहीं हुए थे। इतना ज्यादा उसके सैनिकों की कैजुअलिटी नहीं होती थी और 9-10 देशों से अमेरिका के पैर उखड़ चुके हैं। होर्मुज स्ट्रीट, उस पर अमेरिका की हैसियत नहीं है कि वो अपना युद्धपोत ले आए। अब्राहम लिंकन जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है उसे उन्होंने वापस ले लिया। 1100 किलोमीटर दूर उसको संयुक्त अरब अमीरात की तरफ शिफ्ट किया गया है और अमेरिका अब मदद की गुहार लगा रहा है। अमेरिका के नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उसकी बादशाहत खत्म हो गई है। कोई अब उससे हथियार नहीं खरीदेगा। अमेरिका का हथियार भी महंगा है और वो फेल हो रहा है। अमेरिका का जो पेट्रो डॉलर बिजनेस था, तेल वेनेजुएला का हो या दुबई का हो, अबू धाबी का हो, जॉर्डन का हो, सीरिया का हो, इराक का हो,
तेल जिसका भी हो उसका व्यापार पहले डॉलर में होता था, अब वो भी बादशाहत उसकी खत्म हो गई है। और इसीलिए खाड़ी देश खुश हैं कि अमेरिका से कम उनका पीछा छूटा, तो अमेरिका के हथियार फ्लॉप। अब बात कहेंगे इजराइल का, तो इजराइल का तो नामो निशान मिटने वाला है। जो फिलिस्तीन की हालत हुई थी, जिस तरह से निर्दोष फिलिस्तीनियों पर इजराइल ने बम गिराए, उनको मलबे में तब्दील किया, वही हालत इजराइल का होता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद ईरान युद्ध के नियमों को मान रहा है और वो कह रहा है कि हम तभी हमला करेंगे जब रिहायशी इलाका नहीं होगा, और हम सिर्फ आईडीएफ जो इजराइल की डिफेंस है उस पर हमला कर रहे हैं। सबसे बड़े कूटनीतिक के तौर पे कोई अगर उभरा है ईरान में, तो वो ईरान का राष्ट्रपति और उसके बाद उनका विदेश मंत्री अगराची ने पूरी दुनिया के मीडिया को जिस तरह से संबोधित किया और जिस तरह से फैक्ट रखे, उससे साफ हो गया कि वो एक शानदार विदेश मंत्री ही नहीं बल्कि ज्योग्राफी का जानकार है, युद्ध का जानकार है। अगराची ने साफ कहा है कि अमेरिका को लगा था कि वो 2 दिन में हमें हरा देगा, लेकिन अब उसे ये गुमान नहीं होना चाहिए। अब ये युद्ध अमेरिका इजराइल ने शुरू किया था, हम खत्म इसको शर्तों पर करेंगे। हम लड़ रहे हैं न्याय के लिए, इंसानियत के लिए और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। हम पर युद्ध थोपा गया है, हम लड़ने नहीं गए थे, हम पर हमला किया गया, हम बातचीत कर रहे थे। खामनेई के बेटे ने कहा था, जो अब ईरान के प्रमुख बनाए गए हैं, कि अमेरिका ने जब बातचीत की पेशकश की, उसके बाद ईरान ने उसको इनकार कर दिया। उसके बाद खामनेई के बेटे ने कहा था कि आपने उनको मार डाला जो बातचीत के पक्षधर थे। मैं तो सिर्फ हथियारों की भाषा जानता हूं। और सोचिए, अमेरिका में विरोध हो रहा है, 5000 कहा जा रहा है कि जो नेवी के जवान है उसको होर्मुज स्ट्रीट में उतारने की बात हो रही थी। अमेरिका की मीडिया पूछ रही कि हमारे जवान क्यों लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, हम इजराइल के लिए क्यों लड़ रहे हैं। होर्मुज स्ट्रीट को लेकर अमेरिका ने एक दांव खेला कि दुनिया भर के जहाज नहीं जाएंगे, लोग गुस्सा होंगे और हम दुनिया को कहेंगे कि हमला कीजिए। अब ईरान ने वो भी जो इरादा है अमेरिका का फेल कर दिया है। ईरान कह रहा है कि होर्मुज स्ट्रीट से सिर्फ अमेरिका और इजराइल के जहाज नहीं गुजरेंगे, या उन देशों के जहाज जो उसके मददगार हैं। बाकी दुनिया के कोई भी जहाज आए जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गैस और तेल की किल्लत वो दुनिया में नहीं होने देना चाहता है। लेकिन इस समय ईरान मालामाल भी हो रहा है। ईरान दुगने कीमत पर तेल बेच रहा है, रूस उसको भी महंगा बेच रहा है, चीन भी उस तेल को महंगा बेच रहा है। एक नया भी अपडेट आया है, ईरान ने चीन से 1000 ऐसे ड्रोन्स खरीदे हैं जो आत्मघाती ड्रोन माने जाते हैं और जिसकी पहुंच इंग्लैंड तक, पूरा यूरोप है। क्योंकि अब इंग्लैंड ही एक ऐसा देश था जहां से अमेरिका के बॉम्बर जहाज उड़ रहे थे, तो इंग्लैंड पर भी हमला हो सकता है। अभी भी ईरान की कोशिश है कि सैनिक अड्डों को तबाह किया जाए, और खाड़ी देशों से तो दुबई हो, अबू धाबी हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, इराक हो, इन तमाम देशों से अमेरिका के पैर उखड़ चुके हैं, उनके सैनिक भाग चुके हैं, उनके सैनिक अड्डा तबाह हो चुके हैं। तो युद्ध के 17 दिन बहुत भारी पड़ा है अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए। अमेरिका दुनिया भर के देशों को धमका रहा है, कह रहा है कि नहीं, हमसे हमारी मदद करो, हमारे लिए लड़ने आओ। और कोई कूटनीतिक रूप से ईरान ने बहुत शानदार काम किया है, और खासकर वहां की मीडिया को वो समझा रहा है कि ये युद्ध हम पर थोपा गया है, हम लड़ने नहीं गए थे। और ये दुनिया भी जानती है, और ये बात साफ है कि ये लोकतंत्र के लिए युद्ध नहीं था। अगर आप खामनेई की सत्ता की बात करेंगे तो 45 सालों में ईरान की साक्षरता 90% हो गई है। 10 लाख से ज्यादा वहां महिला वैज्ञानिक हैं। तो ये जो आरोप लग रहा था कि खामनेई महिला शिक्षा के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं, ये भी परसेप्शन टूट गया है। खामनेई ने तकनीकी तौर पे, अगर उसने विज्ञान पर काम नहीं किया होता, ये मिसाइल्स नहीं बनाए होते, तो आज ईरान को कहीं भी जगह नहीं मिलती और अमेरिका कब्जा कर लेता। दरअसल ठीक कहा इटली के एक पत्रकार ने कि जहां भी अमेरिका लोकतंत्र के लिए हमला करता है वहां उसको तेल का कुआं दिख जाता है। जिन जिन देशों में तेल का कुआं है वही अमेरिका लोकतंत्र लाना चाहता है। दरअसल शुरू में अब जो खबरें आ रही है छनकर की, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जैसे ही हम खामनेई को मार देंगे वहां तख्ता पलट हो जाएगा और हम अपने आदमी को बैठा देंगे। लेकिन हुआ उल्टा। खामनेई की मौत के बाद ईरान एक पैर पे खड़ा हो गया और सारे ईरानियन जिनमें मतभेद था वो एक साथ हो गए। एक तो वो हुआ। दूसरा, अमेरिका और इजराइल को लगता था कि खाड़ी देशों पर अगर ईरान हमला करेगा, हम खाड़ी देश में बैठ के बम फोड़ेंगे, जहाज से मिसाइल गिराएंगे,
खाड़ी देशों पर ईरान हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने भी स्ट्रेटजी बदली और खाड़ी देशों के जिन जिन ठिकानों से अमेरिका हमला करता था उन ठिकानों पर उसने हमला किया। और अब खाड़ी देश तुर्की तक को समझ में आ गया है कि हमको अब किसी भी कीमत पर ईरान पर हमला नहीं करना है। वहां भी ये फेल हो गए। रूस और चीन ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है, वो उसको रियल टाइम जो है वो सैटेलाइट की तस्वीरें मुहैया करा रहा है और एक एक निशाना ईरान का जो है वो सटीक बैठ रहा है। खर्चे के लिहाज से बात करें तो ईरान के हथियार बहुत सस्ते हैं, चाहे उसका ड्रोन हो या मिसाइल हो। उसके मुकाबले अमेरिका के जो मिसाइल्स हैं, टॉम क्रूज मिसाइल्स हो या पैट्रियोट हो, वो सब महंगे हैं। अमेरिका की वायु रक्षा प्रणाली भी बहुत महंगी है, चाहे वो थार्ड हो चाहे आयरन डोम रडार हो, ये सब महंगे हैं। तो आर्थिक रूप से भी अमेरिका बर्बाद हो चुका है, उसके हथियारों की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। तो ये 17 दिनों के युद्ध के बाद दुनिया ने ये देख लिया है कि ईरान शानदार तरीके से अपना बचाव कर रहा है और साथ ही दुश्मन देशों पर हमला कर रहा है। इजराइल की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ईरान ने माना कि खामनेई की शहादत हो गई है, मौत हो गई है, कहा जा रहा है कि इस बात को इजराइल नहीं मान रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू मारा गया। दो जो वीडियो जारी हुए हैं उसके बारे में ग्रोव का कहना है कि वो फेक वीडियो है। इस तरह की भी खबरें चल रही। खैर, ईरान ने कहा है कि जहां भी रहेगा बेंजामिन नेतन्याहू हम उसको मारेंगे क्योंकि वो निर्दोष लोग का हत्यारा है। पिछले युद्ध में भी खामनेई ने कहा था कि अगर अब इजराइल ने हम पर हमला किया तो वो नक्शे से गायब हो जाएगा और ये होता हुआ दिख रहा है। खुद इजराइल में गृह युद्ध छिड़ गया है। लोग इस तरह के युद्ध के आदी नहीं थे और उनको लगता है कि उनकी एक बेहतर जिंदगी को बेंजामिन नेतन्याहू ने जहन्नुम में तब्दील कर दिया है। तो उस देश में खुद ही बगावत शुरू हो गई है। तो मिला जुलाकर 17 दिनों के बाद जो सबसे बड़ी खबर है कि ईरान अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब हुआ है। ईरान मजबूती से लड़ रहा है और उसने जो वादे किए थे, जो प्रॉमिस ट्रू था, वो सही साबित हो रहा है। शुरुआत में ईरान ने कहा था कि हम 2.5 लाख मिसाइल है हमारे पास, हम 500 रोज ड्रोन्स बना सकते हैं, हम इस युद्ध को 10 साल, पहले कहा 5 साल, अब वो कह रहा है कि हम इस युद्ध को 10 साल लंबा खींच सकते हैं। हम अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हटना उनको पड़ेगा। अमेरिका अभी भी, ईरान कह रहा है कि हम बातचीत के पक्षधर हैं, लेकिन उनको हटना पड़ेगा पीछे जिन्होंने ये युद्ध शुरू किया है। और उसकी मांगे जो है वो बहुत वाजिब मांगे है। ईरान कह रहा है कि एक तो दुनिया भर में एक ट्रीटी बने कि कोई देश किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, कोई देश किसी पर हमला नहीं करेगा, और जो ईरान की बर्बादी हुई है उसकी एक एक पाई का हिसाब अमेरिका और इजराइल को देना पड़ेगा। अभी भी ईरान अपने हिस्से की नैतिकता रख रहा है और वो रिहायशी इलाकों में आम नागरिकों पर हमला करने से बच रहा है। वो इजराइल या अमेरिका के सैनिक अड्डे, सेना और उसके जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने बैंक पर तभी हमला किया यूएई में या दुबई में जब उसके बैंक पर अमेरिका ने बम गिराया। ईरान ने तभी रिफाइनरी पर हमला किया जब तेहरान का रिफाइनरी जलाया गया। अभी भी ईरान जो है स्कूल, अस्पताल पर हमला नहीं कर रहा है। इसलिए जब ईरान के विदेश मंत्री से पूछा गया कि क्या आप अमेरिका के बंधकों को रिहा करेंगे, तो अगराची ने जो बयान दिया वो सुनिए, दुनिया उस बयान की प्रशंसा कर रही है। उन्होंने कहा, अगराची ने कहा, जो विदेश मंत्री है, कि अगर अमेरिका हमारी जेलों पर बम गिराएगा तो वो भी मारे जाएंगे। तो अमेरिका युद्ध का कोई नियम नहीं मान रहा है। हाँ, आईआरजीसी के जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उसके जो प्रवक्ता है उसने जरूर कहा कि ईरान के बारे में अमेरिका को अंदाजा नहीं है। यहां तक कि अमेरिका ट्रंप को और नेतन्याहू को ज्योग्राफी भी नहीं पता है। वो पारस की खाड़ी के बुचरखाने में आके फंस गया है। हम वापस तो लौटने नहीं देंगे, और ये हो भी रहा है। होर्मुज स्ट्रीट पर अमेरिका के जहाज भाग खड़े हुए हैं। 1100-1200 किलोमीटर उन्होंने अपने युद्धपोत को रखा हुआ है और वो होर्मुज स्ट्रीट पर आने से डर रहे हैं क्योंकि ईरान के पास बड़ी संख्या में वाटर माइंस हैं। उसके जो सस्ते मिसाइल्स हैं, वाटर माइंस, वो 24 घंटा एक्टिव रहते हैं। और होर्मुज स्ट्रीट वो जगह है जिस पर कब्जा करके ही ईरान को हराया जा सकता है। ईरान की ज्योग्राफी इस तरह से है कि वो चारों तरफ, 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। और होर्मुज स्ट्रीट जो है वो कमर्शियल जगह है। तेल का सबसे बड़ा आना जाना, अगर यूरोप तेल जाना है तो वहीं से, अफ्रीका आना है तो वहीं से, एशिया में आना है तो यहीं से। इस पूरे खेल में यह बात तो है कि यूरोप की बादशाहत को ठेस लगा है।
रूस ने आज कहा है, पुतिन ने, कि अब यूरोप ये ना समझे कि हम उसके इशारे पर नाचेगी दुनिया। मतलब आने वाला 21वीं सदी जो है वो एशिया का होने जा रहा है। रूस हो, चीन हो, भारत हो, ईरान हो, खाड़ी देशों पर अब ईरान का दबदबा रहेगा और खाड़ी देश अब उस बात से सहमत भी होंगे। तो रूस, चीन और ईरान और भारत एक बड़ा देश है। भारत अभी ब्रिक्स को लीड कर रहा है। ब्रिक्स जो इसमें ब्राजील है, रसिया है, उसके बाद इंडिया है, चाइना है और अफ्रीका है। ये ब्रिक्स देश है। ये एक बड़ा साझेदार बना था। अभी ब्रिक्स देश का प्रमुख भारत है। ईरान ने कहा है कि ब्रिक्स देश जो बना था उसको बात करनी चाहिए। और अमेरिका की कमर टूट गई। एक तो अमेरिका के अब हथियार नहीं बिकेंगे क्योंकि उसकी विश्वसनीयता खत्म है। दूसरा, पेट्रो डॉलर, जो डॉलर में तेल का कारोबार होता था, वो बंद हो गया है। खाड़ी देशों में उसका जो तेल पर प्रभुत्व था, रिफाइनरी थे, वो सब खत्म हो गए हैं। तो न हथियार बिकना है, न तेल बिकना है। तो अमेरिका अब कंगाली की तरफ बढ़ेगा और इस सब के लिए जिम्मेदार एक सनकी राष्ट्रपति ट्रंप को माना जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी भाषा उसके अमेरिका के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के बारे में तो मत सोचो। ये बात तो है कि पिछले 17 दिनों में यह साबित हो गया है कि अब दुनिया में कोई भी किसी देश पर हमला करने से पहले सोचेगा। बस शर्त इतनी है कि वो देश अपने देश में वैज्ञानिक टेम्परामेंट की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं। ये बड़ा सवाल है। खास बात यह भी है कि अगर ईरान ने एक बार फिर से भारत के साथ शानदार दोस्ती दिखाई और कहा है कि हम भारतीयों की जिंदगी मुश्किल में नहीं डाल सकते हैं। तो ये 17वें दिन युद्ध की अपडेट था। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।